Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज की क्लास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करें तो हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से? पहला भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, दूसरा कौन सा पढ़ा था? मौलिक अधिकार, तीसरा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा मौलिक कर्तव्य। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करी। यदि आपने हमारा वीडियो ना देखा या इन क्लासों से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ जाकर सारे क्लासें एक लाइन से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज की हमारी क्लास नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है जिसका नाम है संसदीय प्रणाली। क्या नाम है? संसदीय प्रणाली। इंग्लिश में बात करें तो पार्लियामेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो पार्लियामेंट सिस्टम होता क्या है या इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, तभी तो हम उसके बारे में जो अंदर की चीज़ें हैं जान पाएंगे, है ना। तो आज हम यही बताएंगे कि संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, एक होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। कौन सी? अध्यक्षीय प्रणाली। सो उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने बोला एक होती है संसदीय प्रणाली। क्या होती है? संसदीय प्रणाली। एक होती है संसदीय प्रणाली और एक क्या बताया मैंने? अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। क्या होती है? अध्यक्षीय प्रणाली होती है। एक होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। अब ये जो प्रणाली है ना, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। क्यों बाद में बताएंगे? क्योंकि जब इसको पढ़ लोगे ना आप ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। उसका कारण क्या है? जस्ट संसदीय प्रणाली की जस्ट अपोजिट है कौन सी? अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। सो हम संसदीय प्रणाली पहले समझते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं शासन या सरकार के कितने अंग होते हैं, है ना। तभी मुझे समझ में आएगा कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। आपको लग रहा होता है इतनी सारी चीज़ें क्या ज़रूरत है जानने की, लेकिन फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें ही आगे जाके संसदीय प्रणाली का निर्माण करेंगी, है ना कहीं ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। इस वजह से सारी चीज़ें पीछे का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। सो मैं बोल रही हूँ कि जो संसदीय प्रणाली है इसको भी जानने से पहले, है ना, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना क्या है, इसको जानने से पहले संसदीय प्रणाली क्या होती है वो जानना ज़रूरी है, और संसदीय प्रणाली को भी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो क्या है मैंने बताया, वो है सरकार के अंग या शासन के अंग कितने होते हैं, तो वो समझते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा शासन के कितने अंग होते हैं, शासन बोले सरकार दोनों बात ही हुई है, ठीक है। शासन के अंग कितने हैं, तो देखिए शासन के अंग जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए ये 3 होते हैं, एक है व्यवस्थापिका। पहला है व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायिका। आपको अच्छे से दिख रहा है फ्रेंड्स? विधायिका, ठीक है। मैंने पहला क्या बताया अंग में? वो है व्यवस्थापिका जिसे बोलते हैं विधायिका। और दूसरा क्या है? दूसरा है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका, ओके। अब देखिए मैंने पहला बताया व्यवस्थापिका, ठीक है, दूसरा बताया कार्यपालिका और तीसरा क्या बताया? न्यायपालिका। ये क्या है? शासन के अंग हैं। अब देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो व्यवस्थापिका या जो विधायिका है ये क्या काम करती है? तो ये कानून बनाती है, ठीक है। जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं वो कौन बनाती है? व्यवस्थापिका या विधायिका बनाती है ना। तो कानून बनाने का काम क्या है?
जो व्यवस्थापिका या जो विधायिका है, इसका काम क्या है? कानून बनाना। इस कानून को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। ठीक है, जो कानून बनाया गया है विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा, वो लागू कौन करता है? ये करती है। ठीक है, कार्यपालिका करती है। अब देखिए, जो न्यायपालिका है वो क्या करती है? तो जो भी कानून, जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं, यदि हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या करेगी? ये जो न्यायपालिका है ये सज़ा देगी। ठीक है, पनिशमेंट का काम करेगी। यहाँ पे क्या होता है? सज़ा दी जाती है ना, पिटाई होती है। बहुत ही आसान भाषा में बात करें तो पिटाई होती है। कौन करता है? ये न्यायपालिका। अब देखिए, आपको समझ में आ गया कि शासन के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या जिसे विधायिका भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम क्या है? लागू करना। और इसका काम क्या है? सज़ा देना। अब देखिए, अगर आपने हमारे जो पिछली क्लासेस हैं, अगर आपने वो देखा हो तो मैंने बताया था अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में था कि जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है इसे, है ना। क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रहकर कार्य करें, है ना। एक दूसरे, ये नहीं कि ये इस पर डिपेंड रहे, ये इस पर डिपेंड रहे, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके, इसलिए इनको क्या किया गया? अलग किया गया। मैंने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू देकर क्यों अलग किया गया, है ना। अब देखिए, इसको अनुच्छेद 50 के तहत, अब ये मत बोलना कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया गया, ये गलत हो जाएगा ना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया। किसको? इससे इसको अलग किया गया। और किस अनुच्छेद के थ्रू? 50 के, है ना, अनुच्छेद 50 के थ्रू। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगी। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं बात करनी है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में। ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्थापिका हैं या कार्यपालिका हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है ना। अब देखिए, अब हम क्या बोलने वाले हैं? हम बताने वाले हैं कि जो व्यवस्थापिका है और जो कार्यपालिका है, ये इन दोनों का जहाँ पर घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहती हैं, वो वहाँ पर कैसा सिस्टम होगा? वहाँ पर संसदीय प्रणाली होगी। अब मैं आपको भी बताऊंगी कि संबंध किस प्रकार है। ठीक है, आप अभी ये चीज़ समझ लिए। मैंने बोला जहाँ पर ये दोनों, ठीक है, अलग नहीं होंगी। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं होंगे, स्वतंत्र रूप से रहकर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इनका दोनों का रिलेशन होगा, घनिष्ठ संबंध होगा। वहाँ पर कैसा सिस्टम होगा? संसदीय प्रणाली होगी। अब देखते हैं इसके आगे की बात, है ना। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि जो विधायिका है, यानी कि जो विधायिका है, कानून जहाँ बनता है वो कानून कहाँ कहाँ बनता है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो 2 स्तर पे बनता है ना। जो ये विधायिका है या जो कानून जहाँ पर बनता है वो 2 स्तर पे बनता है। एक बनता है केंद्र स्तर पे और एक बनता है राज्य स्तर पे। कहाँ बनता है? एक बनता है केंद्र स्तर पे और एक बनता है राज्य स्तर पे। ठीक है, अब देखिए, जो केंद्र स्तर पे कानून बनता है उसको कौन बनाती है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है केंद्र स्तर पे। और जो राज्य स्तर पे कानून बनता है उसको कौन बनाता है? तो विधानमंडल बनाती है। ठीक है, कौन बनाता है? विधानमंडल। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो कानून है हमारे देश में 2 प्रकार से बनता है। अब अभी आप ये समझ लीजिए, संसदीय प्रणाली हमारे देश में कैसे प्रणाली है? संसदीय है। क्यों है ये बाद में समझ में आएगा, मैं सब चीज़ को क्लियर करूँगी। अभी सारी चीज़ समझ के चलिए। देखिए, जो विधायिका है यानी जो कानून बनाती है, हमारे देश में कानून कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से बनता है। एक केंद्र स्तर पर बनता है और एक राज्य स्तर पर बनता है। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाने का काम करता है वो कौन है? संसद। और राज्य स्तर पर करें विधानमंडल। अब संसद में भी कुछ है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, संसद तो एक घर का नाम है। ठीक है, संसद किसका नाम है? एक घर का नाम है, और यानी एक हाउस है। और इस हाउस के अंदर क्या है? 2 कमरे हैं। ठीक है, कितने? 2 कमरे हैं। एक है, मैं जो लोकसभा राज्यसभा है ना, इसको LS और RS से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, सो देखिए, संसद में क्या है? 2 कमरे हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंग कितने हैं? सॉरी, इसके जो सदन है, सदन मतलब हाउस, सॉरी, सदन की बात करें मतलब यहाँ पर कितने कमरे हैं। ठीक है, देखिए, संसद क्या है? एक घर है। ठीक है, हम बता रहे हैं संसद क्या है? एक घर है। और उस घर में कितने कमरे हैं? तो 2 कमरे हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने सदन हैं, तो वो हैं 2।
ठीक है। लेकिन अब आगे बात करिए, देखिए आगे बात करते हैं। लेकिन अगर अंग पूछ ले तो ये घर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये घर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। सो अंग की बात करें तो 3 हैं, सदन कितने हैं, 2 हैं। अब आपको समझ में आया अंग क्यों है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए अब केंद्र में मैंने बताया कौन बनाता है कानून, संसद। संसद की बात करें तो संसद क्या है, एक हाउस है, हाउस मतलब घर है, ठीक है। और घर में कितने कमरे हैं, 2 कमरे, यानी संसद जो है वो कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ये क्या है, ये सदन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। अब बात करते हैं, ये 2 सदन तो ठीक है, 2 कमरे तो ठीक है, लेकिन ये कमरे तब तक मतलब संसद तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे, है ना। सो अगर राष्ट्रपति को शामिल कर देंगे तो टोटल कितने अंग हो जाएंगे, ये अंग के अंतर्गत आएगा, ये सदन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो 3 अंग हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात करी जाए तो 2 ही हैं, कमरे मतलब 2 ही हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं विधानमंडल की। सेम जैसे संसद में संसद एक कमरे का एक घर का नाम है, वैसे विधानमंडल भी एक घर का नाम है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने के लिए ये चीज़ दिमाग में रख सकते हैं। जिस प्रकार केंद्र में एक घर का नाम संसद होता है, वैसे राज्य में जो एक घर का नाम है वो क्या है, विधानमंडल है। जिस प्रकार केंद्र में जो घर है उसमें 2 कमरे हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, सेम वैसे जो राज्य में घर है विधानमंडल, उसमें भी क्या है, 2 कमरे हैं, ठीक है, 2 कमरे हैं। एक कौन सा है, एक है विधानसभा, एक है विधानसभा, ठीक है, एक है विधान परिषद। क्या है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जिस प्रकार केंद्र में जो लोकसभा और राज्यसभा यानी जो दो कमरे हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शामिल ना हो जाए, है ना। सेम वैसे ही राज्य में जो घर है विधानमंडल, उसमें जो 2 कमरे हैं विधानसभा, विधान परिषद, ये तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक यहाँ पर राज्यपाल शामिल ना हो जाए, है ना। कौन, राज्यपाल शामिल ना हो जाए, उफ, राज्यपाल, ठीक है। फ्रेंड्स अगर देखो मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए लिखने में तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता, ठीक है। मुझे लिखना आता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम लिख जाते हैं, मुझे लगा मैंने सही लिख दिया। सो बोल तो रहे हैं ना, तो वो तो समझ में आता है कि हम बोल क्या रहे हैं। देखिए हम बता रहे थे कि विधानमंडल जो है वो किससे मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद और साथ में राज्यपाल से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं, वैसे विधानसभा में बिना राज्यपाल के विधानमंडल कंप्लीट नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बात करते हैं हम कार्यपालिका की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते, इसको बताएंगे, इसका जस्ट अपोजिट है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको मिटा दें क्या, चलिए मिटाएंगे नहीं ना, हम बात करते हैं कार्यपालिका की। सारी चीज़ें वही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ राज्य में जो केंद्र में है वही राज्य में है ना। तो इसीलिए हम पहले केंद्र को पढ़ लेंगे, राज्य का तो आसानी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की। आपको ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों की बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी। मैंने बताया जिस देश में व्यवस्थापिका कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं रहेंगे, इनका एक घनिष्ठ रिलेशन होगा, वहाँ पे कैसी प्रणाली होगी, संसदीय प्रणाली होगी। और वो घनिष्ठ रिलेशन ही बताने के लिए सारी कहानी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने बता दिया व्यवस्थापिका के बारे में। ये कानून बनाते हैं, कानून 2 स्तर पे बनते हैं, एक राज्य स्तर पे बनता है, ठीक है। कानून 2 स्तर पे बनते हैं, एक केंद्र पे, एक राज्य में। केंद्र में कौन बनाता है, संसद, राज्य में विधानमंडल। संसद संसद जो है वो 2 कमरों से मिलकर बनी, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शामिल नहीं हो जाते। सो अंग की बात करें तो 3 है, लेकिन सदन 2 ही हैं। अब विधानमंडल, राज्य में बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं जब तक राज्यपाल शामिल ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हमने बात करी व्यवस्थापिका की। अब हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, है ना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन है, कार्यपालिका के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरा है
दूसरा कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तीसरा है मंत्रिपरिषद। हम ये बताने जा रहे हैं कि इनका रिलेशन कैसे घनिष्ठ होता है, किस प्रकार एक दूसरे से ये स्वतंत्र नहीं है, ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कार्यपालिका को समझ पाए, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे जब हम भाग 5 यानी राष्ट्रपति के बारे में यानी कार्यपालिका को पढ़ाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ बताना है, उस रिलेशन को समझाना है, इस वजह से हम यहाँ पर इन लोगों को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे, मतलब अगर बात करें जाए कौन कौन हिस्सा लेता है ना, उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे, उनको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इससे हमें रिलेशन बताना है, इस वजह से उन लोगों को यहाँ पे शामिल किया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम इसको उठा के लाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के लाएंगे, हम यहाँ पे बताने वाले हैं संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब संसद की बात कर रहे हैं तो आप तुरंत यहाँ पे पहुँच जाना, केंद्र कानून, ठीक है, यानी कि हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। संसद की बात करें तो यहाँ मैंने बताया इसके 2 भाग हैं, ठीक है। एक क्या है? लोकसभा, एक क्या है? लोकसभा, और एक क्या है? राज्यसभा, है ना। अब ये चीज़ समझ में, क्योंकि यहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा ना, तो इसको समझाने में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, मैं यहाँ हाथ ले जाऊँगी फिर यहाँ ले जाऊँगी, है ना। तो देखिए हम क्या बताने वाले थे, हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे, यानी ये है क्या? व्यवस्थापिका है, ठीक है। अगर वहाँ पे जाओगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये व्यवस्थापिका के अंतर्गत है और ये कार्यपालिका है। इनमें हमें दिखाना है कि ये घनिष्ठ रिलेशनशिप कैसे है, घनिष्ठ संबंध कैसे है इनका, ठीक है। इनका जो संबंध है काफ़ी घनिष्ठ है, ठीक है। तो वो कैसे है, क्यों है, ये समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं राष्ट्रपति की बात करूँ, कार्यपालिका से स्टार्ट करूँगी, है ना। राष्ट्रपति की बात करूँ तो देखिए कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन नाम मात्र का है। क्यों नाम मात्र का है, ये समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति जब आप पढ़ेंगे ना, जो भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में, आप पढ़ेंगे कि इनको शक्तियाँ तो बहुत प्राप्त हैं, इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि और लोगों को नहीं प्राप्त हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने विवेक से नहीं करते तो कैसे करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये नाम मात्र के प्रमुख हैं, है ना। क्या करते हैं? सिर्फ मोहर लगाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं है। ऑफिशियली रूप से यानी कि कागजी काम धाम जो होता है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। जो मोहर लगाना हो गया, साइन वगैरह करना हो गया, ये काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अब मैंने नाम मात्र के रूप में बात करी, तो वास्तविक रूप से कौन प्रयोग कर रहा है? तो देखिए इनको शक्तियाँ तो बहुत प्राप्त हैं, लेकिन ये अपने विवेक से कोई काम नहीं करते। तो किसके विवेक से करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे, है ना। अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अलग करके बताया। तो इनकी सलाह पर ये क्या करते हैं? काम करते हैं। जो पीएम कहेंगे राष्ट्रपति वही करेंगे, अपने दिमाग से कोई काम नहीं करना उनको। तो इससे आपको समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि बेशक राष्ट्रपति को शक्तियाँ बहुत प्राप्त हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो उन शक्तियों का यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कर रहा है, ठीक है। बेशक क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक रूप से कौन प्रधान होता है, प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में रहता है, लेकिन मंत्रिपरिषद भी वहाँ पे होना चाहिए, है ना। या मंत्रिपरिषद अगर है, प्रधानमंत्री नहीं है, तो आप मंत्रिपरिषद लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है इसी का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति के शक्तियाँ हैं वो उनका यूज़ कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है। यही इनके हेड होते हैं, इसलिए ये आंसर सही माना जाता है। सो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, दोहरी शासन व्यवस्था है। कैसे? दोहरी शासन व्यवस्था। अब दोहरी शासन व्यवस्था का समझ आया? देखिए मैं क्या बता रही हूँ। हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है, ये इसको मत लेना, ठीक है। शासन व्यवस्था यहाँ हम बताने जा रहे हैं। शासन व्यवस्था जो है, हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है ना, वो कैसी है व्यवस्था, ठीक है। वो कैसी है? दोहरी है,
कैसी है, दोहरी शासन व्यवस्था है ना। एक नाम मात्र के यानी जिसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक बोलते हैं, है ना, जिसका संविधान में उल्लेख है ना, तो वो संवैधानिक है। और एक नाम मात्र की है जिसे संवैधानिक भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आएगा, राष्ट्रपति आएंगे, है ना। और एक जो है वास्तविक रूप से है, ठीक है, एक वास्तविक रूप से है, एक दूसरी जो है वो कैसी है, वास्तविक रूप से, जिसके अंतर्गत कौन है, जिसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पीएम लिख रही हूँ मैं और साथ में मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद। आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैंने बताया राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई काम नहीं करते, जो भी प्रधानमंत्री कह देंगे वही काम करेंगे, कौन, राष्ट्रपति करेंगे। सो इससे एक चीज़ ये समझ में आई कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है नाम मात्र का, वो कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन यूज़ कर रहा है, जो उन शक्तियों का प्रयोग वो कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, या मंत्रिपरिषद बोल सकते हैं, या नहीं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। सो इससे हमें ये समझ में आता कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है ना, वो कैसी है, दोहरी शासन व्यवस्था है ना। एक कैसी है, एक नाम मात्र की है, और एक कैसी है, एक है वास्तविक रूप से। नाम मात्र का जो नाम मात्र की शासन व्यवस्था, उसके अंतर्गत कौन आएगा, उसके अंतर्गत आएंगे राष्ट्रपति, है ना, जो क्या करेंगे, सिर्फ मोहर लगाने का काम करेंगे। अच्छा, ये वाला कानून लो मोहर, राष्ट्रपति ने कह दिया लो मोहर, काम खत्म, है ना। वैसे ही जो वास्तविक रूप से बात करी जाए तो वो कौन है, पीएम। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना है, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को बनाना है, तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति अपने अनुसार नहीं कर सकते इस चीज को, प्रधानमंत्री जिसको बोल देगा कि इनको इस राज्य का राज्यपाल बनाना है, जो राष्ट्रपति हैं उसी को क्या करेंगे, राज्यपाल बना देंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। तो ये हो गई राष्ट्रपति की बात। अब राष्ट्रपति की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टोटल 10 अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है, और उनको मैं इतना बेहतरीन बताऊँगी ना कि ज़िंदगी में दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। उनको क्या मैं सारी चीज़ को वैसे ही बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने राष्ट्रपति को बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अब ये प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं, ये कैसे बन जाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव होता है, दिमाग में आता है ना, क्या प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव होता है, नहीं, प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव नहीं होता। तो कहाँ से आते हैं, तो देखिए अब यहीं से रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। वास्तविक रूप से जो भी कार्यपालिका है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। कौन है, वो है वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब इन्हीं में से हम प्रधानमंत्री की बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे कैसे बनते हैं, तो लोकसभा, अब आइए लोकसभा में, है ना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब ये बहुमत प्राप्त क्या होता है, तो ये समझते हैं। इतना तो समझ में आया ना कि प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। ये जो लोकसभा है ना, इसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। अब ये समझते हैं कि ये बहुमत प्राप्त दल, मतलब बहुमत का मतलब क्या हुआ, तो देखिए लोकसभा में टोटल जो सदस्य संख्या है, जो टोटल सीटों की संख्या है वो कितनी है, 545 है। ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें दो लोगों का मनोनीत किए जाते हैं ना, जिसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 545 सीटें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 545 सीटें होती है, सदस्य संख्या कितनी, 545। अब देखिए जो 545 सदस्य संख्या का मतलब क्या हुआ, 545 क्या है, यहाँ पे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। क्या है, कहने का मतलब क्या, अगर मतलब जो चुन के आएंगे तो उनको सांसद बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करती हूँ। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हम समझने जा रहे हैं बहुमत प्राप्त, मतलब बहुमत का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या कितनी है, मैंने बताया 545, ठीक है। अब देखिए
जो बहुमत कैसे होता है ये समझाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब 2024 में चुनाव होगा, कई सारी पार्टी खड़ी होंगी, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी खड़ी होंगी, है ना, बहुत सारे पार्टी के लोग खड़े होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो होंगे ही। अब देखिए जितने सारे लोग खड़े होंगे ना, उसमें जो 545 सीटें हैं ना, उनमें जितनी सारी पार्टियाँ खड़ी हैं, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी खड़ी है ना, और कांग्रेस हो गया, ठीक है, इन्हीं की बात करें। मान लीजिए ये दो पार्टियां खड़ी हैं, तो इन दोनों पार्टियों में जिनको आधे से अधिक, कौन सा आधा, इस 545, जो 545 यहाँ पे सीटें हैं, इनको अगर 2 से भाग करेंगे तो जितना आएगा उसमें आधे से अधिक अगर जिनके लोग जीत जाते हैं, जिनकी सीटें प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा, या बहुमत प्राप्त पार्टी कहलाएगी। आपको ये चीज़ समझ में आया? मैं क्या बता रही हूँ कि मान लीजिए 2024 में क्या है, चुनाव होगा ही, अभी सांसदों का चुनाव होगा ही, है ना। तो यहाँ पर मैंने सीटें कितनी बताई, 545। मान लीजिए बीजेपी खड़ी होती है और कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं, ठीक है। सो बीजेपी और कांग्रेस में जिनको ये 545 सीटें हैं ना, इसको 2 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उसमें मान लीजिए 200, मान लीजिए कि अगर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 214, 2 इक्के 214 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 272 या 273 मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में जिस पार्टी को 273, ठीक है, 273 प्लस या 273 से ज़्यादा या 273 है, ठीक है, अगर सीट मिल जाती हैं, इतने लोग जीत जाते हैं, तो वो पार्टी क्या कहलाएगी, वो पार्टी कहलाएगी बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा, या बहुमत प्राप्त पार्टी कहलाएगी। ये चीज़ समझ में। मान लीजिए इनको प्राप्त हो गए 278, ठीक है, तो ये क्या होंगे, बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा। बीजेपी क्या कहलाएगा, बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, है ना, बहुमत क्या होता है। अब हम समझाने जा रहे हैं कि पीएम कैसे बनते हैं। तो देखिए जो ये 278 लोग, हम ऐसा मान रहे हैं कि मान लीजिए 278 लोग इनके आ गए, ठीक है, आधे से अधिक लोग होने चाहिए, वही बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा, ठीक है, बस ये दिमाग में रखिए। मान लीजिए इनके कितने 278 लोग आ गए, तो माइनस कर देंगे तो इनके तो कमी होंगे ना, तभी तो ये हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे, है ना, बीजेपी क्या होगी, जीत जाएगी। अब देखिए आगे, जो ये 278 लोग आए हैं चुनकर, यही लोग क्या करेंगे, आपस में जितने सारे, अब ये जो 278 लोग हैं इनको हम पीएम बोलते हैं, सॉरी पीएम नहीं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी बोलते हैं, जिन्हें बोला जाता है हिंदी में सांसद कहा जाता है। यानी बीजेपी के कितने सांसद, 278 सांसद, ठीक है। अब देखिए जो ये एमपी हैं, यानी ये जो 278 लोग हैं, यही लोग क्या करेंगे, अपने जितने 278 लोगों में जिसको चाहेंगे उसी को पीएम बना देंगे। यानी पीएम एक सांसद ही होता है ना, पीएम क्या होता है, एक सांसद ही होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग वोट दिए हैं, उस सांसद को दिए हैं, है ना। और ये निर्वाचन नहीं होगा, यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति क्यों की जाती है, क्योंकि उनका अलग से निर्वाचन नहीं होता, ठीक है। यही लोग जो 278 लोग आए हैं, ठीक है, जिस पार्टी से आए हैं, यानी बीजेपी की पार्टी से जो 278 लोग आए हैं, यही 278 में से ही किसी एक को क्या कर देंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही क्या करेंगे, नाम लेकर जाएंगे कि भाई साहब हम इनको क्या करना चाहते, कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और कहेंगे कि राष्ट्रपति साहब, माननीय राष्ट्रपति साहब, हम इनको क्या करना चाहते हैं, अपना पीएम बनाना चाहते हैं, ठीक है। कौन, यही 278 लोग, यानी यही 278 सांसद क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जिस भी इंसान को, यानी इन्हीं में से बनता है, 278 में से ही बनता है, कोई एक बनता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो 278 हम मान लेते हैं, बीजेपी की वोट कितनी, 278 थी, यानी टोटल सांसद कितने थे इनके, 278 थे। और उनमें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं के सांसद थे, है ना, इनको भी हम लोगों ने वोट दिया था सांसद के रूप में। लेकिन और जो लोग थे वो क्या किए,
नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गए, कहाँ, राष्ट्रपति के पास लेकर गए और कहा कि हम इनको क्या करना चाहते हैं, अपने दल का, अब जो हमारी बहुमत प्राप्त दल है उसका नेता बनाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस इंसान को जिसका नाम लेकर गए, मान लीजिए नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गए, सो मोदी साहब को यानी नरेंद्र मोदी को हमारे प्रधानमंत्री जो है प्रेजेंट टाइम पे, है ना, उनको क्या करेंगे, पीएम बना देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता। यहाँ पे ये बहुमत हुआ और इसी बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कैसे हुआ। अब देखिए इससे एक चीज़ और समझ में आती है, जो राष्ट्रपति है ना वो स्वतंत्र नहीं होते कि अपनी इच्छानुसार किसी को बना दे कि आप पीएम बनेंगे, है ना, वो नहीं होते ना, वो भी किसी की सलाह पर ही होते हैं। वो कौन है, यही 278 लोग जो ये सांसद हैं, ये जब तक कहेंगे नहीं तब तक वो अपनी इच्छानुसार नहीं बना सकते। एक कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर हुआ ना आपको। ध्यान से गहराई से एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको दोबारा ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं। और जो क्वालिटी देखता है ना वो क्वांटिटी कभी नहीं देखता है, और जो क्वांटिटी देखता है ना वो क्वालिटी कभी नहीं पहचान पाता। और जीवन में ना आपकी क्वालिटी ही आपको सक्सेस बनाएगी, क्वांटिटी नहीं। सो क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो मैं समझा रही हूँ इसी की बात कर रही हूँ। आप ये देखिए कि क्वालिटी अगर बेहतर है तो क्वांटिटी पे मत जाएं, ठीक है। सो अब हम आगे बात करते हैं। हम बता रहे थे कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कैसे हुआ, आपको ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होते हैं कि वो जिसको चाहे बना दे पीएम। वो किसको बनाएंगे, यही जो बहुमत प्राप्त पार्टी है, जो दल है, ये जिसको चाहेगी उसी को नेता चुनेगी। और यही लोग जाएंगे राष्ट्रपति के पास, कहेंगे हम इनको नेता बनाना चाहते हैं अपना, और वही नेता जो होगा राष्ट्रपति उसको क्या कर देंगे, पीएम घोषित कर देंगे। समझ में आया आपको, यानी पीएम नियुक्त कर देंगे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जाए जो इनकी नियुक्ति हुई वो तो ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि जैसे जो नरेंद्र मोदी थे वो भी बनारस के क्या थे, सांसद थे। हमने सांसद के रूप में उनको वोट तो दिया है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अभी जब हम पीएम की बात करेंगे ना तो पूरा डिटेल में चीर फाड़ करके पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति को भी वैसे पढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति को भी वैसे पढ़ाएंगे, कार्यपालिका जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है सबके मतलब पोस्टमार्टम करके पढ़ाएंगे। बस यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं अभी ये चीज़ समझ लीजिए। आपको ये समझ में आया। अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कहाँ से आए। आपको ये समझ में आ गया ना कि लोकसभा से ही कार्यपालिका में आए। यहाँ पे कोई अलग से नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग से नहीं बनते हैं, ठीक है। जो मतलब जो संसद है ना, संसद का ही सदस्य कहाँ आया, कार्यपालिका में आया। आपको समझ में आया। संसद के ही तो सदस्य सांसद थे, कौन, प्रधानमंत्री। और यही यहाँ पे पीएम के रूप में यहाँ आ गए, ठीक है। आपको समझ में आया। जबकि ये कहाँ से उठे हैं, कहाँ से आए हैं, लोकसभा से आए। यानी वास्तविकता ये है कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, संसद से ही होता है। इसका अलग से कोई निर्माण का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो संसद से आते हैं। ये चीज़ समझ में आई। प्रधानमंत्री आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ठीक है।